तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आ चुकी हूँ और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 विविधता की समझ का क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में विविधता का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भारत के लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। तो भारत में एक विविधता का उदाहरण ये हम लोग दे सकते हैं कि भारत के लोग देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, भिन्न भिन्न शहरों में रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। ये एक विविधता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीयों के मध्य विविधता में एकता का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारत के सभी लोग भारत को एक मातृभूमि के रूप में मानते हैं और उस पर गर्व करते हैं। यही भारत में भारतीयों के मध्य विविधता में एकता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीर 2 क्या काम करता था। समीर 2 चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। समीर 2 मतलब दोनों का नाम समीर था, तो उसी में समीर 2 क्या काम करता था। तो समीर 2 चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैर बराबरी का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गैर बराबरी का अर्थ है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। ओके। गैर बराबरी का एक अर्थ होता है कि गैर बराबरी मतलब क्या, असमानता है। न किसी के पास बहुत अवसर है और किसी के पास वो अवसर ही नहीं है। किसी के पास न ज़मीन है, किसी के पास न पैसे हैं, ना वो संसाधन जो उनके पास जो दूसरों के पास हैं। ये गैर बराबरी है। ओके, विविधता नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। तो खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। विविधता का पहलू है खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ओके, ये असमानता नहीं है, ये विविधता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, लद्दाख कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, लद्दाखियों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय पश्मीना ऊन को एकत्रित कर कश्मीरी व्यापारियों को बेचने का है। तो हम लोगों ने बताया था आप लोगों को समरी में भी कि लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय पश्मीना ऊन को एकत्रित कर पश्मीना जो उनके यहाँ ऊन होता है उसको एकत्रित करके कश्मीरी जो व्यापारी होते हैं उनको बेच देते हैं। वहीं से पश्मीना शॉल आती है, क्योंकि कश्मीर में ही ज़्यादातर पश्मीना शॉल बुनी जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्मीना ऊन किस पशु से प्राप्त होती है। तो पश्मीना ऊन लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष किस्म की भेड़ से प्राप्त होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, लद्दाख में किन किन पशुओं को पाला जाता है। तो लद्दाख में गाय, बकरी और याक आदि पशुओं को पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लद्दाख की जलवायु वहाँ की फसलों को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो लद्दाख की जलवायु फसलों को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि लद्दाख में फसलें इसलिए पैदा नहीं होती क्योंकि वर्षा की कमी तथा वर्ष के एक बड़े समय में यहाँ की भूमि बर्फ से ढकी रहती है। लद्दाख में जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि वहाँ फसलें पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वर्षा की कमी होती है। और वहीं वर्ष भर में एक जो बड़ा समय होता है जहाँ फसलें उगाई जाती हैं, उस समय वहाँ की भूमि बर्फ से ढकी रहती है। इस चलते वहाँ की जलवायु इस प्रकार से उनको प्रभावित करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, केरल राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में समुद्र के तट पर स्थित है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में समुद्र के तट पर स्थित है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी किस राज्य में आए थे? तो भारत में सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल राज्य में आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे है? तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को जाता है। ये लगभग 2000 पूर्व भारत में आए थे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे है? तो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस को, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीना क्ला किसे कहते हैं? तो केरल में मछली पकड़ने के जालों को चीना वला कहते हैं। वे हूबहू चीनी जालों जैसे दिखते हैं। ओके। चीना चट्टी किसे कहते हैं? तो केरल में भोजन के तलने के लिए जिस बर्तन का उपयोग किया जाता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, केरल के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, केरल के लोगों का मुख्य भोजन चावल, मछली और सब्जी है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर भोजन में चावल, मछली और सब्जी ही खाते हैं। ओके, अब आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत विविधताओं का देश है, स्पष्ट कीजिए। भारत विविधताओं का देश है, ये कैसे है? स्पष्ट करना है हम लोगों को। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, भारत विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। कोई ईद मनाता है, कोई होली मना रहा है, कोई क्रिसमस मना रहा है। ओके, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे कोई यहाँ पे हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, सनातन धर्म का पालन कर, कोई इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है, कोई ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, कोई यहूदी धर्म का पालन कर रहा है। ओके, तथा अलग अलग पहनावा पहनते हैं। कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई जीन्स टॉप पहनता है, कोई साड़ी पहनता है। ये अलग अलग पहनावा पहनते हैं। ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं विविधता के पहलू हैं। ओके, अपने मन से सब लोग अलग अलग चीज़ों का पालन कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ पहन रहे हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तो ये विविधताएं हैं, ये गैर बराबरी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। गरीबी अमीरी विविधता का रूप क्यों नहीं है? गरीबी अमीरी जो है विविधता का रूप क्यों नहीं है? विविधता के पहलू क्यों नहीं है? तो इसके उत्तर में हो जाएगा, गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी यानी असमानता का रूप है। गैर बराबरी का अर्थ है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी अमीरी विविधता का रूप न होकर लोगों के बीच मौजूद गैर बराबरी है। मतलब किसी के पास बहुत कुछ है, खाने के लिए है, बहुत कुछ पहनने के लिए है, बहुत ज़मीन है जिसके पास, बहुत अवसर हैं, बहुत पैसे हैं, संसाधन है, लेकिन वही दूसरा कोई है जिसके पास ये सब कुछ नहीं है। तो ये गैर बराबरी है, ये विविधता नहीं है। विविधता में लोग अपने मन से वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें गैर बराबरी यानी असमानता है। ये अपने मन से कोई नहीं गरीब हो रहा है, इसलिए ये असमानता हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जातीय व्यवस्था से गैर बराबरी किस प्रकार पैदा हुई है? तो इसका उत्तर में हो जाएगा, जातीय व्यवस्था ने समाज को अलग अलग समूहों में बांटा। जातीय व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग किस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। ओके, जातीय व्यवस्था समाज को एकदम अलग समूह में बांट देती है। मतलब किसी को कोई जाति है तो वो अलग समूह एकदम हो गया, और किसी की अलग जाति है तो वो एकदम अलग समूह हो गया। तो ये अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार पहले था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग किस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। लोग जिस जाति में पैदा हो रहे हैं उसे बदल तो हो ही नहीं सकते हैं, वो तो उनके मन से वो पैदा नहीं हो रहे हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, लेकिन कोई व्यक्ति जो जाति में जन्म लिया है उसी जाति के अनुसार ही काम कर सकता था। वो अपना पेशा, वो अपना काम बदल नहीं सकता था। मतलब कोई क्षत्रिय है वो वैश्य का व्यापारी नहीं बन सकता था, कोई ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता था। इसलिए
उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इसलिए जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसी ज्ञान को वो हासिल कर सकता था, वो अलग जाति के ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, इससे असमानता पैदा हुई, क्योंकि वो अपने मन से ये काम नहीं कर रहा है, उसकी जाति में ये है इसलिए उसको ये करना पड़ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व लोग यात्राएं क्यों करते थे? लगभग 200 वर्ष पूर्व लोग यात्राएं यहाँ से वहाँ यात्रा क्यों करते थे? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लगभग 200 वर्ष पूर्व लोग निम्नलिखित कारणों से यात्राएं करते थे। पहला, तीर्थ यात्राएं, लोग भगवान के दर्शन करने जाते थे, अपनी मनोकामना लेकर जाते थे। ओके। दूसरा, व्यापार हेतु, व्यापार करने, चीज़ों का आदान प्रदान करने, खरीद बिक्री करने लोग यात्राएं करते थे। तीसरा, धर्म प्रसार हेतु, अपना धर्म का प्रसार करने हेतु, जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया, सनातन धर्म का प्रसार हो गया, इस्लाम धर्म का प्रसार हो गया, ये सब धर्म को फैलाने हेतु जाते थे। चौथा, नई ज़मीन की तलाश हेतु, अपने रहने के लिए या फिर किसी खेती के लिए नई ज़मीन की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। सूखा या अकाल पड़ने के कारण लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर सूखा या अकाल हो जाता था, तो नई जगह की तलाश, नई जगह रहने के लिए खोजने का या पानी के लिए, ये सब करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। निरंतर होने वाले युद्धों के कारण, युद्धों के कारण तथा काम की तलाश में, निरंतर जो युद्ध होते थे उसके कारण लोगों को एक शांति वाली जगह चाहिए जहाँ पे वो फल फूल सके, उनका परिवार पालन पोषण कर सकें, इसलिए वो निरंतर होने वाले युद्धों के कारण लोग अलग जगह की तलाश में भी यात्राएं करते थे। काम की तलाश में, कोई अच्छे काम की तलाश में कि अच्छा वहाँ से आमदनी हो, इसलिए भी यात्राएं करते थे। तो इसलिए लगभग 200 वर्ष पूर्व लोग निम्नलिखित कारणों से यात्राएं करते थे। तीर्थ यात्राएं, व्यापार हेतु यात्राएं, धर्म प्रसार हेतु यात्राएं, नई जमीन की तलाश हेतु यात्राएं, सूखा या अकाल पड़ने के कारण यात्राएं करते थे, निरंतर होने वाले युद्धों के कारण तथा काम की तलाश में यात्राएं करते थे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोगों के स्थान परिवर्तन करने और नए स्थानों में बसने के क्या परिणाम हुए? तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे कि लोगों के स्थान परिवर्तन करने और नए स्थानों में उनके बसने से निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, खान पान में परिवर्तन आए, उनका खान पान बदल गया। दूसरा, भाषा में परिवर्तन आया, उनका भाषा बदल गया, वहाँ जहाँ गए वहीं के भाषा बोलने लगे, लोगों से बातें करने लगे तो वहीं की भाषा में बातें करने लगे। तीसरा, रहन सहन में परिवर्तन आया, जहाँ गए हैं वहाँ की रहन सहन ही अपनाएंगे, वो लोग जैसे कपड़े पहन रहे हैं, जैसे रह रहे हैं वैसे ही वो भी रहने लगे। चौथा, पहनावे में परिवर्तन आए, वो जो कपड़े पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, वो उसी क्षेत्र के अनुसार कपड़े पहनेंगे। साथ ही उनके धार्मिक विचारों तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी परिवर्तन आए, वहाँ के लोग किस धार्मिक विचारों से प्रभावित हैं, वो भी इन धार्मिक विचारों से, क्योंकि वो रोज़ उन लोगों से बातें कर रहे हैं, उन लोगों से घुल मिल रहे हैं, तो उन्हीं की धार्मिक विचारों से वो भी प्रभावित होंगे। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आएंगे, वहाँ की समाज जैसे, वहाँ की आर्थिक स्थिति जैसे है वैसे भी इनकी भी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति होगी। इस सब के परिणाम स्वरूप मिश्रित संस्कृतियों का उदय हुआ। इस सब के परिणाम स्वरूप जो होता है मिश्रित संस्कृतियों, कुछ इनका उन्होंने अपनाया संस्कृति, कुछ उनका इन्होंने अपनाया संस्कृति, तो इसके कारण इसके परिणाम स्वरूप मिश्रित संस्कृति यानी दोनों की दोनों की मिलजुल कर जो संस्कृति बनी वो उदय हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। किसी क्षेत्र के विविधता संपन्न होने में वहाँ के इतिहास के प्रभाव को समझाइए। तो किसी के क्षेत्र के विविधता संपन्न होने में वहाँ के इतिहास का एक सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है या उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास अलग देखें तो हमें ज्ञात होता है कि विभिन्न संस्कृतियों का संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। जैसे अलग अलग जगहों के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ की सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। वहाँ जो ऐतिहासिक घटना घटी उसके कारण वहाँ की जीवन और संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ा उससे वहाँ की एक अलग तरह का आकार बना उस क्षेत्र का।
इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इसी तरह से कई क्षेत्र हैं, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ तो वहाँ के लोग जो होंगे वहाँ की ऐतिहासिक घटना है, तो इस कारण वहाँ के लोग थोड़ी अलग तरह के होंगे। और वहीं कोई और क्षेत्र जैसे पंजाब है तो वहाँ के लोग कुछ अलग तरह के हैं, बिहार के लोग कुछ अलग तरह के हैं। तो वैसे ही ऐतिहासिक घटना उस क्षेत्र पे बहुत प्रभाव डालती है जहाँ पे वह घटी है। इस कारण जो क्षेत्र होती है वो विविधता संपन्न हो जाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भौगोलिक स्थिति से सामंजस्य बिठाने में किस प्रकार विविधता उत्पन्न होती है? तो लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से जिस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। तो लोग जो अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से जिस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, मतलब लोग अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जाते हैं और उसमें रहने की कोशिश करते हैं, उससे सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे पहले जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ किसी और तरह से रहते थे, लेकिन अभी जिस क्षेत्र में आए हैं वहाँ उन्हें किसी और तरह से रहना पड़ रहा है, तो वो विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी के इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। जैसे उदाहरण के साथ, जैसे समुद्र के पास कोई रहेगा तो वो जैसे रहेगा और पहाड़ी के पास वाले इलाकों में रहने वालों में बहुत फर्क हो जाता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों, खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थितियों से सामंजस्य बिठाने में खान पान, रहन सहन व कार्य करने व जीवन शैली की विविधता उत्पन्न होती है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि आप लोगों के बुक में दिया हुआ था, वो क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारे इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार हैं उनकी सूची हम लोग पहले बनाएंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं त्योहारों की सूची: लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, होली, सरस्वती पूजा, कुछ भी लिख सकते हैं इत्यादि। ओके, और जो सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार होते हैं वो होंगे गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि ये सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। और जो पहले त्योहारों की सूची हमने दी वो जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं वो अलग अलग जगह मनाते हैं, अलग अलग तरह से मनाते हैं। ओके, तो वो सभी नहीं मनाते हैं, वो जो धर्म के होते हैं उस धर्म के अनुसार का त्यौहार मनाते हैं। जैसे अगर सनातनी धर्म के होंगे तो वो दीपावली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे, होली मनाएंगे, सरस्वती पूजा मनाएंगे। लेकिन अगर वही पंजाबी होंगे, सिख होंगे तो वो गुरु नानक जयंती मनाएंगे, लोहड़ी मनाएंगे। और अगर वही हुए कि ईसाई धर्म के हुए तो वो क्रिसमस मनाएंगे, अगर इस्लाम धर्म के हुए तो ईद, बकरीद ये सब मनाएंगे। ओके, तो ऐसे ही। और सभी समुदाय के लोग तो गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये सब मनाते हैं, क्योंकि वो सभी समुदाय के लिए है, वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके विचार में भारत की समृद्धि एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें भिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जैसे भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी पर किसी चीज़ का जोर नहीं है कि आप लोगों को यही करना है। ये हमारे जीवन को और बेहतर बनाती है कि हम लोग जो चाहे, जिस धर्म में भी चाहे रह सकते हैं, किसी भी तरह का रहन सहन, खान पान या किसी भी ढंग के पहनावे पहन सकते हैं।
तो ये हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, हमें और ज़्यादा ऑप्शंस देती है, हमें एक ही ऑप्शन में बांध नहीं देती है कि यही आपको करना होगा। तो ये हमारे जीवन को बेहतर एक तरह से बनाती है। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं, हम सभी विभिन्न लोगों के संपर्कों में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। तो हम जब विभिन्न लोगों के संपर्कों में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उनकी भाषा भी बोलते हैं, उनका रहन सहन भी, उनके पहनावे के बारे में भी जानते हैं, उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा का आदान प्रदान होगा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होगा और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरेगी, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। यानी हम जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से बातें करेंगे, उनसे उनके रहन सहन, खाने पीने, उनके संस्कृति के बारे में बात करेंगे, उनके पहनावे के बारे में बात करेंगे, तो इससे धीरे धीरे संस्कृति का आदान प्रदान होगा, उनसे कुछ हम नया सीखेंगे, हमसे कुछ उससे वो नया सीखेंगे, इसलिए मिश्रित संस्कृति का उदय होगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? तो भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसका मतलब है कि भारत की विविधता या अनेकता को उनकी ताकत का स्रोत माना गया है। हमारी जो अनेकता है, विविधता है, उसे एक ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न क्षेत्र की महिला हो या पुरुष हो, सबने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ओके, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। मतलब भारत में जो अनेकता और विविधता है वो हमारी ताकत का स्रोत है। जैसे भारत पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा बोलने वाले लोग हों, किसी भी क्षेत्रों के लोग हों, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, वो सब उनके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में मिलकर साथ दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग तरहों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया, चाहे वो आंदोलन जैसे विरोध हो या बहुत सारे अलग तरीकों से विरोध किया। भगत सिंह ने जैसे विरोध किया वैसे विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी हो, कितने ही अलग हों, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने देश का जो हित नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक हैं, वो अलग नहीं है, वो एक है। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में भी यही लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बाहर से लाई गई कोई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिसमें लोग अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करते हैं। और ये एक भावना है इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विविधता को पहचाना जाता है और स्वीकार और प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ, ये विविधता हमारे देश में है, हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि ये और हो। ओके, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में हम पर आंसू बहा के जाना। ओके, इसका मतलब हो गया यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया जाने वाला गाना था। गाने की निम्नलिखित पंक्तियां हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। ओके, तो अब हो गया आज का क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म। अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से फिर से अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना। ओके, नोट्स बनाना और याद करते रहना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है ना।